हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने एसएससी जीडी मैथ का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो साथियों, आइए बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 60 कम है, तब वह धनराशि कितनी है। तो हमें धनराशि साथियों बतानी है। हमें दिया है 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साथियों 2 वर्ष का ब्याज। तो हम देखना चाहें कितना होगा, 12 दूनी 24, ब्याज हमारा 24% साथियों होगा। आगे प्रश्न में दिया गया है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का। यदि हम इसे देखना चाहें साथियों कि हमें 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 10 या 30 अर्थात हमें 30% ब्याज मिलेगा। और प्रश्न में हमें दिया गया है आगे कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 60 है, मतलब कि 60 कम है। यदि हम इसमें डिफरेंस देखना चाहें तो हमें मिला कि 6% ब्याज कम मिल रहा है हमें साथियों। पहले वर्ष दूसरे वर्ष से 6% ब्याज हमें कम मिल रहा है। इस 6% की वैल्यू प्रश्न में हमें 60 दी गई है। यदि मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 60/6 हमें करना होगा। यदि मैं 6 से 60 से काटता हूँ तो 10 टाइम यह कट जाएगा। 1% की वैल्यू हमारी 10 हमें प्राप्त हुई। तो साथियों, यदि मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहूँ 100% की, तो हम 10 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमें 1000 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। ऐसा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमें दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। अब से 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:16 होगा। अब से 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग कितना होगा, वर्षों में हमें बताना है। एसएससी जीडी 2021 का यह प्रश्न है। हमें साथियों 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में हमें ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है जो कि 8:15 साथियों है। ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात दिया है हमें 8:15 साथियों। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है अब से 4 वर्ष पश्चात, यानी कि 4 वर्ष आगे की बात हो रही है साथियों। तो हमें तीर का निशान इधर को लगाना है। 4 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, मतलब कि 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:16 होगा। तो क्या हो रहा है अनुपात, 9:16 साथियों। बस उसके अब 8 वर्ष पश्चात हमें उनकी आयु का योग कितना होगा प्रश्न में बताना है। यदि हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना चाहें तो हमने पाया कि 8 और 1 9, 1 वर्ष का, 15 और 1 16, 1 वर्ष का, अर्थात हमारा डिफरेंस दोनों में समान है। जब भी आपको डिफरेंस समान मिले तो डायरेक्ट आप कंपेयर करा सकते हो। यदि डिफरेंस इसमें समान ना मिले तो आप इन दोनों का जो अंतर होगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई करके और ऊपर वाला का जो अंतर होगा उससे नीचे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस दोनों का इक्वल कर लेते हैं। इस टाइम हमने पाया कि 1 का दोनों में डिफरेंस है, अर्थात हम डायरेक्ट कंपेयर करा के प्रश्न में आगे बढ़ सकते हैं। हमने पाया कि 1 की वैल्यू हमें 4 दी है। यदि हम अनुपात में देख रहे हैं तो 8 और 1 9, 1 वर्ष का डिफरेंस दिखाई दे रहा है अनुपात में हमें, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात, अर्थात ये 4 का डिफरेंस है। यह अनुपात में 1 का ना होके 4 का डिफरेंस है। 1 की वैल्यू 4 के बराबर है। यदि मैं वर्तमान उम्र जानना चाहूँ इनकी तो 8 से इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि वर्तमान में जो इनका अनुपात है 8:15 दिया है। तो हमें 4 की मल्टीप्लाई 8 और 15 से करनी होगी। हमने पाया यदि हम 8 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौक 32 वर्ष उसकी उम्र मिली 1 ही। और यदि मैं बी की जानना चाहूँ
फिर 4 से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 15 चौका 60। ये ए और बी की वर्तमान आयु मिली हमें, और प्रश्न में हमें बताना है 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी, अर्थात इनकी आयु में अभी 8 और हमें ऐड करना होगा। यदि 32 में 8 ऐड करूं तो हमें 40 प्राप्त होता है, और यदि 60 में ऐड करूं तो हमें 68 मिलेगा, और इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो 60 और 68 और 40 हमारा 108 वर्ष हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में हमें यही बताना था कि उनकी आयु का योग वर्षों में कितना होगा, अर्थात 108 वर्ष हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमें दिया है राम और श्याम किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 15 दिन तक 7 कार्य किया और फिर श्याम ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद राम ने शेष कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर दिया। राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यह हमें प्रश्न में बताना है। एसएससी जीडी 2021 का यह प्रश्न है। साथियों जब भी कार्य और समय का प्रश्न होता है तो इसमें हमें 2 चीज़ों का ज्ञात होना परम आवश्यक है। एक तो कुल कार्य हमारा कितना है, कुल कार्य है कितना, तभी तो हम किसी एक के कार्य के बारे में बता सकते हैं। और फिर क्षमता इनके कार्य करने की प्रत्येक के क्षमता कितनी है। हमें कुछ भी अपना माइंड चलाकर इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जिससे कि हम कुल कार्य और क्षमता ज्ञात कर सकें। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमें दिया है राम और श्याम यदि 25 दिन तक काम करते तो कार्य समाप्त हो जाता साथियों, लेकिन उन्होंने कार्य किया कितना, 15 दिन। राम प्लस श्याम ने कार्य किया कितना, 15 दिन। साथियों यहीं पर बस छोटा सा लॉजिक छिपा हुआ है। यदि ये 10 दिन और कार्य करते तो कार्य समाप्त हो जाता, और वही काम राम ने 12 दिन में किया है, अर्थात ये 10 की वैल्यू जो है वह 12 के बराबर है। बस यही छोटा सा क्लू था इस प्रश्न में जो हमें छुपा हुआ था। राम प्लस श्याम यदि 10 दिन तक कार्य करते तो यही काम राम अकेला 12 दिन में समाप्त कर देता है। इससे हम इन दोनों की क्षमता साथियों निकाल सकते हैं। यदि मैं इसे 2 से काटना चाहूँ, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5r प्लस के 5s बराबर 6r। साथियों पक्षांतर करके r और s वाले एक साइड कर लेते हैं, r और s वाले एक साइड कर लेते हैं। हमने पाया यह इधर आएगा साथियों 6r है, और इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात 5r जब घटेगा 6r में से तो यहाँ हमें r बचेगा, बराबर यहाँ कितना है, यह 5s हमारा बचा हुआ है। साथियों यदि मैं इन दोनों की क्षमता जानना चाहूँ तो s इसके बटे में आ जाएगा, r/s बराबर बचेगा 5/1। तो साथियों ये इनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ चुका है, अर्थात राम की कार्य करने की क्षमता 5 है और ये श्याम जो है इसके कार्य करने की क्षमता 1 है। साथियों अब हम आसानी से कुल कार्य निकाल सकते हैं। कुल कार्य यह साथियों राम और श्याम यदि एक दिन का हम कार्य निकालना चाहें तो राम की कार्य करने की क्षमता 5 है और श्याम की साथियों 1 है, अर्थात ये एक दिन में 6 की स्पीड से काम करते हैं। इनके कार्य करने की क्षमता 6 है। यह कार्य इन्होंने 25 दिन तक लगातार यदि किया होता तो कार्य हमारा 150, यह टोटल हमारा काम निकल आया। यदि हम इस एक दिन के काम से टोटल दिनों की संख्या की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कुल कार्य साथियों निकल आता है। तो हमारा कुल कार्य 150 हमें प्राप्त हुआ। अब हमें बताना है प्रश्न में कि राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता था। राम की कार्य करने की क्षमता साथियों 5 है। यदि मैं इस 150 को 5 से डिवाइड करना चाहूँ तो 5 या 15, 30 टाइम यह पूरा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात राम जो है ना 30 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता था। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
हमें दिया है, एक इक्वेशन दी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। साथियों, जब भी आपको इस प्रकार की कोई इक्वेशन दी जाती है तो आपको बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलना होता है। बोर्ड मास का नियम होता है क्या है, BODMAS। साथियों, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ मतलब कि का, और डी के बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन मतलब कि जोड़, और सबसे लास्ट में हम घटाव करते हैं। साथियों, इसी नियम के अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तभी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। यदि हमने पहले इनमें से कोई सा भी क्रम बदला तो हमारा क्वेश्चन साथियों गलत हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें दिया है, पहले हमने 3 लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, उन्हें बंद दिया है। यदि हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो 3 होगा, और 3 का 3 और 1 4/3 हमें यहाँ मिल जाएगा। माइनस का चिन्ह हमने लगा लिया। अब हम सबसे पहले ये है ब्रैकेट अपना सॉल्व करते हैं। यहाँ साथियों 3 है, यहाँ माइनस है, और यहाँ 4/3 हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब साथियों आगे हमारा प्लस है। यदि मैं इन दोनों का एलसीएम जानना चाहूँ तो यहाँ आपको 12 प्राप्त होगा, मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, अर्थात 3 + के 4 दूनी 8 हमें प्राप्त होगा। हमारा बड़ा ब्रैकेट फिर से लग जाएगा। 3 हमारा बाहर चल रहा है साथियों, और यहाँ फिर 4/3 माइनस के 3 × 9, 9 में से यदि 4 घटाएं हम तो हमें 5 मिलेगा साथियों, अर्थात 5/3 हमें यहाँ मिला। प्लस के यदि 12 वो 8 और 3 को मैं जोड़ना चाहूँ तो हमें मिलेगा 11/12 साथियों। अब हम अंदर एलसीएम ले लेंगे, फिर से 3 हमारा बाहर चल रहा है। यदि मैं एलसीएम लेना चाहूँ साथियों तो हमें 12 मिलेगा, और 12 हम देखते हैं कि ये नीचे जो वैल्यू दी गई है उसके पाड़े में कितनी टाइम आता है। हमने पाया 3 के पाड़े में 4 टाइम 12 आता था, 3 × 4 12 साथियों। तो हम 4 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 4 × 4 16, माइनस के 5 × 4 20, और 12 के पाड़े में 12 1 टाइम आता है, अर्थात 11 की मल्टीप्लाई हम 1 टाइम करेंगे। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ 3 हमारा चल रहा है प्लस के। यदि मैं 16 में से 20 में से साथियों 16 घटाऊँ तो माइनस के 4 मिलेगा, और 11 में से माइनस के 4 घटाऊँ तो यहाँ हमें 7 मिलेगा, 7/12 साथियों। यदि मैं फिर से इसका एलसीएम लूँ तो 12 हमारा एलसीएम प्राप्त होगा, और 12 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, 12 × 36, और प्लस के 7 साथियों बराबर। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो हमारा 43/12 हमें प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमें दिया है 9 संख्याओं का औसत 51 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है, और शेष संख्याओं में से 4 संख्या का औसत 46 है। शेष संख्याओं का औसत हमें बताना साथियों। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि औसत होता क्या है। औसत होता क्या है। यदि मैं आपसे कहूँ 3 कोई विद्यार्थी हैं साथियों, उनमें से किसी एक को मैं 2 रुपये दूँ और एक को मैं 4 रुपये दूँ, उनमें से एक को मैं साथियों 6 रुपये दूँ, तो अब इन तीनों में कुछ ना कुछ फसाद हो जाएगा, दंगा हो जाएगा साथियों, क्योंकि अलग राशियों में हमने रुपए वितरित कर दिए हैं। इनका जो दंगा हुआ है उसे शांत करने के लिए हमें जानना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि तीनों को हम समान रुपए दे दें। तो हम क्या करेंगे साथियों, हम सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे, 6 × 4 10, और 10 और 2 12 होता है। अब 12 रुपये को हम क्या करेंगे, 3 जनों में डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर। हमने पाया जब हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो अर्थात हम यदि एक को 4 रुपये दें तो वो जो उनका दंगा है समाप्त हो सकता है साथियों। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा औसत है, हमने औसत को इंग्लिश में साथियों एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज जानने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कुल जो था हमारा कुल योग किया। तो औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे, हमने फिर क्या किया कि 3 व्यक्ति थे वे, तो हमने 3 से भाग दिया था, तो कुल संख्या यह है औसत का
फार्मूला होता है। इसी को साथियों औसत आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन में दिया है 9 संख्याओं का औसत 51 है, अर्थात 9 संख्याओं का औसत 51 है, 9 का औसत 51 है। यदि हम इनका योग जानना चाहें तो साथियों 9 की हम 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 की 51 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकन 9 और 9 पंजे 45 साथियों 459 ये हमारा आ जाएगा। अब प्रश्न में आगे कहा गया है उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है। उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 है। यदि इन 3 संख्याओं का भी मैं योग जानना चाहूँ तो फिर से हम 3 की 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों। आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। आप 3 की 49 से ना करके 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 150 और 150 में से हम 3 घटा देंगे क्योंकि 49 से मल्टीप्लाई की है, एक कम है, तो अर्थात यहाँ हमें 147 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप मल्टीप्लाई शीघ्रता से कर सकते हो। प्रश्न में आगे कहा गया है कि 4 संख्याओं का औसत 46 है, अर्थात 4 का औसत हमारा 46 है साथियों। 4 का औसत 46 है। तो फिर से हम इसका योग जानना चाहें तो 4 की मल्टीप्लाई हम 46 से साथियों कर देंगे, हमें प्राप्त हुआ 184। अब हम यदि अब संख्या कितनी थी साथियों 9 थी और हमें अभी हमने दोनों का देखा तो 4 3 हमें 7 मिली हुई है, अर्थात जो शेष संख्या हमारी रह चुकी है अभी 2 संख्या ऐसी हैं जो शेष रह चुकी है। यदि मैं इन दोनों का योग जानना चाहूँ तो 7 और 4 11 का 1, 8 4 12 और 1 13, 1 1 2 और 1 3, 331 साथियों इन 7 संख्याओं का योग मिला। हमें शेष संख्याओं का औसत बताना है, अर्थात हमें इस योग में से यो योग घटा लेंगे। हमने 459 में से 331 साथियों घटाया, 9 में से 1 गया तो 8 मिला, 5 में से 3 गया तो 2 गए बचा और यहाँ 4 में से 1 घटाया तो 1 मिला। तो साथियों जब हम घटाते हैं तो हमें 128 प्राप्त होता है। अब 2 संख्याओं का औसत जानना है तो हम 128 को 2 से भाग देकर देखते हैं। हमने पाया यह 64 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात उन 2 संख्याओं का औसत 64 है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमें दिया है यदि ए ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दी और बी ने एक अन्य वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और 2000 रुपये में बेच दी, तो किसका लाभ प्रतिशत अधिक है और लगभग कितना साथियों अधिक है, हमें बताना है। तो साथियों ए ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी, ए ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी साथियों और वो 150 रुपये में सेल कर दी उसने। ये इसका कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस है साथियों। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 50 रुपये का होगा साथियों। परसेंटेज जानने के लिए 50 रुपये का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट है कितने पे 100 रुपये पे, गुणा के 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 50% का ए को प्रॉफिट हो चुका। अब प्रश्न में आगे कहा गया है बी ने एक अन्य वस्तु खरीदी। इस बार बी ने साथियों बी ने एक अन्य वस्तु 1500 रुपये में खरीदी, ताट कॉस्ट प्राइस इसका सीपी इसका 1500 है और उसने क्या किया कि यह वस्तु उसने 2000 रुपये में साथियों बेच दी। इसने 2000 रुपये में यह वस्तु बेच दी, यह इसका सेलिंग प्राइस है। यदि हम जानना चाहें कि इसको कितना प्रॉफिट हो गया तो साथियों इसने 500 रुपये का लाभ कमा लिया, प्रॉफिट इसे लाभ हो गया। यदि मैं परसेंटेज में जानना चाहूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ साथियों 500 का प्रॉफिट हुआ है इसे कितने पर 1500 रुपये के ऊपर और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ये 2 जीरो से हमने यह 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 5 तिया 15 और यदि 3 से 100 को भाग देंगे साथियों तो 3 3 तिया 9 3 तिया 9.33 ऐसी अंत में चलता चला जाएगा, मतलब एक बढ़ाकर लिख देते हैं 3.334% का इसे लाभ हुआ। हमें प्रश्न में कहा गया है कि किसका लाभ प्रतिशत अधिक है और लगभग कितना अधिक है। हम साफ साफ देख रहे हैं साथियों कि ए ने बी से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया क्योंकि इसने 50% और इसने 33.33% मुनाफा
कमाया था। तो हम इसकी 50% में से 33.33% घटा लेंगे। 50% में से हमने 33.33% घटा लिया। 10 में से यदि 3 घटाते हैं तो हमें 7 मिलता है। यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचा साथियों 4, 4 में से 3 गया 1, अर्थात 16.67% ए ने अधिक मुनाफा कमा लिया। ए ने 16.67% अधिक मुनाफा कमाया। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ साथियों प्रश्न आपको समझ आया होगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।